हुआ एचएसी ने इंसानों की नकल करते हुए एक सिंपल बर्ड ट्रैप बनाया जिसमें एक टोकरी और रस्सी से बंधी टहनियां थी। उसने देखा कि कुछ चिड़िया आसपास मंडरा रही थी, लेकिन टोकरी के अंदर नहीं जा रही थी। उसने मायूसी से आह भरी, कोई शिकार क्यों नहीं आ रहा। हुआ एचएसी तरबूज के खेत में छुप गया। उसके सर पर घास का एक घेरा था। उसकी पूंछ ने बर्ड ट्रैप की रस्सी को लपेट रखा था। वो परेशान था। कहा जाता है कि पेड़ के पास खड़े होकर खरगोश का इंतजार करना चाहिए। सूअर का इंतजार करना भी शायद ऐसा ही होगा। लेकिन कई दिन हो गए, एक भी जंगली सूअर क्यों नहीं दिख रहा। हुआ एचएसी ने अपनी पूंछ से अपने खाली पेट को टटोला। धीरे से बोला, इन दिनों कोई बड़ा शिकार नहीं मिला। प्रैक्टिस करना तो दूर की बात है, पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। फिर उसने सामने पके हुए तरबूज को देखा। उसके मुंह में पानी भर आया। सूअर तरबूज खाता है। मैं सूअर खाता हूं, तो क्या मैं तरबूज खाकर देखूं? अचानक टायू एनजीयू की आवाज आई, इस साल नदी में पानी ज्यादा है, इसलिए पापा ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी हैं। हुआ एचएसी ने ऊपर से नीचे देखा तो यूज्ड लॉग चलते हुए दिखे। उसने धीरे से हाँ कहा, दोनों को घर की तरफ जाते देखकर। हुआ एचएसी ने और गौर से देखा तो अचानक पहचान गया। ये तो वही लड़का है जिसके हाथ में वो ट्राइडेंट था। और उसके बगल में ये आदमी कौन है? तो ये वाटरमेलन फील्ड इस आदमी का है क्या? टायू एनजीयू ने अपना हाथ माथे पर फिर कर पसीना पोंछा। यूज अचानक लगा जैसे कोई यूज गो रहा है, तो उसने हम किया। पलटकर देखा तो हैरान रह गया। धीरे से पूछा, वहां कौन है? हुआ एचएसी जो ऊपर से चुपके से देख रहा था, वो घबरा गया। उसने जल्दी से सर झुकाया, क्या वो फिर भी मुझे देख पाया? टायू एनजीयू अचानक जोर से चिल्लाया ही और मछलियों की टोकरी पकड़कर भाग गया। उसके पापा ने ये देखकर पूछा, ओए नालायक, कहाँ भाग रहा है? लड़के को बिना पीछे देखे भागते हुए देखकर उस आदमी ने खुद से पूछा, वो उस तरफ क्या करने जा रहा है? हुआ एचएसी जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। खुद से कहा, फौरन छुपना होगा। टायू एनजीयू ने मछलियों से भरी टोकरी पेड़ के नीचे रखी। उसने कहा, यही छोड़ देता हूं। पेड़ पर से नीचे देखते हुए हुआ एचएसी हैरान रह गया, आखिर ये लड़का चाहता क्या है? टायू एनजीयू ने अपना काम खत्म किया और पलटकर भाग गया। हुआ एचएसी जो लगातार सिचुएशन देख रहा था, वो हैरान था। हाँ, चीजीन यहां छोड़ी और भाग गया। थोड़ी दूर भागने के बाद टायू एनजीयू ने पेड़ की तरफ पलटकर देखा। उसने जोर से कहा, ओल्ड ब्लैक सरपेंट, ये मछलियां तुम्हारे लिए है, खा लो। हुआ एचएसी धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा। उसने अपनी नाक से सूंघा। ये क्या है? मछली। यूज अच्छी खुशबू आई तो उसके मुंह से पानी आने लगा। हाँ, वो मुझे मछली देना चाहता है। उसने ताजी मछलियों को देखा जो ताजी और चमकदार थी। हुआ एचएसी के मन में विचारों का तूफान था। कहीं कोई जाल तो नहीं? क्या वो मुझे जहर खिलाना चाहता है? मुझे खबरदार रहना होगा। फिर उसने खुद को मनाया, लेकिन मछलियां अभी भी जिंदा है। मैं बस देखूंगा, नहीं खाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं। वो उसकी बेहतरीन खुशबू का खुद को रोक नहीं पाया। उसने दिखावा किया, चलो ठीक है, एक निवाला खाकर देखता हूं। एक मछली उसके गले में घुस गई। हुआ एचएसी ने मेज से खाया। टेस्ट नहीं आया, मन नहीं भरा। हुआ एचएसी ने मछलियों की टोकरी में मुंह घुसा दिया। फिर से खुद को धोखा दिया, अच्छा, एक और निवाला खा लेता हूं। एक और। खाते हुए वो पूरी तरह संतुष्ट होकर बदबदाया, अरे बाप रे, क्या जबरदस्त स्वाद है। टायू एनजीयू ने हुआ एचएसी को मेज से खाते हुए देखा तो वो पलटकर चला गया। वो मुस्कुराया, है तो ओल्ड ब्लैक सरपेंट को भी मछली पसंद है। अचानक उसके सामने एक पैर आया। एक आवाज गूंजी, ओए लड़के। टायू एनजीयू ने अपना सर उठाकर सामने वाले आदमी को देखा और पूछा, जी आप कौन हैं? ये आदमी डिंग है था। उसका पूरा चेहरा काले रंग में था। उसने एक टोपी पहनी थी जिसे कपड़े से ढाका गया था। उसका चेहरा भी एक कपड़े से ढाका हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। उसने पूछा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुमने हाल ही में ओल्ड ब्लैक सरपेंट को देखा है? टायू एनजीयू ने अपना सर उठाकर उस आदमी को ठीक से देखा। वो उसकी लंबाई देखकर हैरान था। कितना लंबा है?
उसने देखा कि उस आदमी की कमर पर एक खूबसूरत डिजाइन वाला पहचान पत्र लटक रहा था। डिंग है ने फिर पूछा, क्या तुमने देखा है? बताओ। जब उसने देखा कि लड़का अभी भी जवाब नहीं दे रहा तो उसने पूछा, क्या कर रहा है? तायू एनजीयू ने हकलते हुए कहा, मैंने कभी किसी ओल्ड ब्लैक सरपेंट को नहीं देखा। उस आदमी के बगल में एक और आदमी था जिसने वैसे ही कपड़े पहने थे। उसका नाम ट्रायो वैन चैक था। इस वक्त वो बगल में झाड़ियों में ढूंढ रहा था। तायू एनजीयू समझ गया, ये ह्यूमन सेक्ट के लॉग ओल्ड ब्लैक सरपेंट को पकड़ने आए हैं। ट्रायो वैन चैक ने डिंग सीनियर ब्रदर को याद दिलाया, डिंग सीनियर ब्रदर, बच्चे क्या जानेंगे? पूछ कर समय बर्बाद करना है। डिंग है ने छिदकर CH की आवाज निकाली। अचानक एक चिड़िया की आवाज आई। उसने पूरी शांति भंग कर दी। चिड़िया की आवाज से आसपास की बाकी चिड़िया भी उड़ गई, इधर उधर फैल गई। ट्रायो वैन चैक ने ऊपर देखा तो हैरान होकर पूछा, वहां क्या हलचल है? डिंग है ने ये देखा तो जल्दी करने को कहा, वहां जाकर देखते हैं। दोनों चलते हुए बात कर रहे थे, कहीं ओल्ड ब्लैक सरपेंट वहां तो नहीं है, डिंग सीनियर ब्रदर। तायू एनजीयू ने ये देखा तो उसका चेहरा चिंता से भर गया। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगा, ओल्ड ब्लैक सरपेंट, जल्दी भाग जाओ, पकड़े मत जाना। अचानक एक आदमी की आवाज आई, किसी को खा लिया। ओल्ड ब्लैक सरपेंट ने फिर नदी में किसी को खा लिया है। दोनों ने आवाज की दिशा में देखा। ट्रायो वैन चैक ने धीरे से कहा, डिंग सीनियर ब्रदर, ओल्ड ब्लैक सरपेंट नदी में है। दोनों जल्दी से दौड़े। एक के बाद एक आवाजें आई, जल्दी यूज भागने मैक डू। दूसरे ने जवाब दिया, जी डिंग सीनियर ब्रदर। तायू एनजीयू ने ये देखकर हैरान था, हाँ, ओल्ड ब्लैक सरपेंट तो अभी यही मछली खा रहा था। वो एक ही वक्त में नदी में किसी को कैसे खा सकता है? उसी वक्त जमीन पर पड़े अंडों को देखकर हुआ HAC गुस्से में था। बेवकूफ चिड़िया, मैंने तो बस कुछ अंडे तोड़े द और इन्होंने मेयर सर पर घुंडे बना दिए। उसके सर पर 2 छोटे घुंडे थे। वो रेंगता हुआ रो रहा था, थोड़ा और होता तो सरपेंट सेक्ट के लोग मुझे पकड़ लेते, लेकिन मैंने नदी में किसी को कब खाया? और हाँ, वो लड़का क्यों कह रहा था कि उसने मुझे नहीं देखा? वो एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। उसकी तेज हरकत से पत्थर और मिट्टी नीचे गिरने लगी। हुआ HAC ने खुद से कहा, भूल जाओ, इंसान की दुनिया बहुत घूमी हुई है, मेन IC कभी समझ नहीं पाऊंगा। अब सबसे जरूरी ये है कि सरपेंट सेक्ट के लोगों की नजर मुझ पर है। अगर जिंदा रहना है तो अब यहाँ रहना ठीक नहीं। हुआ HAC एक तरफ खड़ा होकर आगे की तरफ देखा। मैं नदी में कूदकर दूसरे किनारे तक तैर कर जाता हूँ। कुछ महीने के लिए छुप जाऊंगा ताकि सेफ रहूं। नदी पार करते हुए उसने आह भरी। हाय, सिर्फ 3 महीने बाद सर्दी शुरू हो जाएगी। अफसोस, अभी तक मैंने खाना जमा नहीं किया। इस समय में मेरी तपस्या में आगे बढ़ना मुश्किल होगा। जब वो नदी के बीच में पहुंचा तो उसने देखा कि एक बड़ा सा सर उसकी तरफ तैर रहा था। हुआ HAC हैरान था। अरे ये क्या है? एक बड़ा सा मुंह खुला हुआ था जिसमें छोटे तेज दांत थे। हुआ HAC अपने दुश्मन के सामने बहुत छोटा था। उसने धीरे से बदबदाया, धित। हुआ HAC ने अपने शेर को मोड़कर दुश्मन के हमले से बचाया। उसने हैरान होकर पूछा, इस नदी में कोई राक्षस कैसे हो सकता है? हुआ HAC नदी में डूब गया। उसने दुश्मन को और गौर से देखा। क्या ये ईल है? ये ऊपरी इलाके से तैर कर आया है। ये तो बिल्कुल सांप जैसा लगता है। कहीं इसने ही तो नदी में लोगों को नहीं खाया और इल्जाम मुझ पर लगा हो। उसने देखा कि नदी में आधे खाए हुए मछलियों के सर बिखरे हुए और उसने ईल के शैर पार के छोटे बड़े घाव भी देखे। हुआ HAC ने सोचा, इसके घाव देखकर लगता है कि ये सरपेंट सेक्ट के लोगों से लड़ चुका है, तो ये मुझ जैसे बेचारे पर हमला क्यों कर रहा है? हुआ HAC ने उस ईल को देखा जो बुरी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ तैर रही थी। उसके मुंह में अभी भी एक मछली की हड्डी थी। वो सावधान हो गया। रुको, कहीं ये भागने के लिए मुझे खाकर एनर्जी जमा करना तो नहीं चाहता। हुआ HAC ने भी अपने दुश्मन की तरफ गुस्से से देखा। वो बदबदाया, तो शायद मैं भी IC सर्दी के लिए अपना शिकार समझ सकता हूँ, है ना? उसने अचानक पलटकर तैरना शुरू कर दिया। उसके मन में ख्याल चल रहे थे, छोड़ो, अगर ये सरपेंट सेक्ट के लोगों के हाथ से भाग कर आ सकता है तो इसकी शक्ति कम नहीं होगी। IC शिकार बनाना बहुत खतरनाक है, जान बचाना ज्यादा जरूरी है।
भाग जाना ही बेहतर है। उसके बाद हुआ एचएसी ने अपने दुश्मन को पीछे छोड़ दिया जो मुंह खोले हमला करने की तैयारी कर रहा था। खुद को बीजाटी महसूस करते हुए ईल गुस्से में अपना मुंह खोले हुआ एचएसी की तरफ लपकी, जिसे हुआ एचएसी हैरा होकर मुंह खोल दिया। अरे बाप रे, ये ठीक नहीं है, ये तो मुझे ही खाना चाहता है। हुआ एचएसी एक चट्टान की तरफ तैरा। जब उसने देखा कि ईल उसके पास आने वाली है तो उसने अचानक दिशा बदली, जिसे ईल का सर चट्टान से बुरी तरह टकराया। हुआ एचएसी ने गुस्से में शिकायत की, ये इतनी जिद से पीछे ही क्यों पड़ा है? अपनी ताकत को ज्यादा देर तक ना रोक पाते हुए उसने सोचा, नहीं, मेरी हिम्मत टूट रही है। अगर मैं अपनी पूरी ताकत से इसके पेट पर वार करूं तो शायद मैं भाग सकता हूं। हुआ एचएसी ने अपनी पूरी ताकत से अपनी पूंछ ईल के पेट पर दे मारी। उसने अपना मुंह भी खोला और दुश्मन के शहर को अपने मुंह में भर लिया। अगर ऐसा ही है तो मैं तुमसे डूडू हाथ करूंगा। कुछ निगल पाता उससे पहले ही उसने मीट थूक दिया। चेहरे पर नफरत थी। ये ईल का मीट कितना चिपचिपा है और अजीब सी स्मेल भी आ रही है। अचानक शू एचएसी को अपने आसपास गर्मी महसूस हुई। जहां उसने थूका था वहां आग जल रही थी। शू एचएसी हैरा रह गया। आह, कुछ तो गड़बड़ है। इतनी गर्मी, ये आग क्यों है? गहरी नजरों से उसने पानी में जल रही आग को देखा और सोचा, ये पूरा पानी तो आग बन गया है। मैं तो नदी में था, ये कैसे हो सकता है? शू एचएसी ने अपने सामने ईल के खुले मुंह को देखा और खुद से पूछा, इल्यूजन मैजिक? क्या इस स्पिरिट ईल का स्लाइम इल्यूशंस क्रिएट कर सकता है? अब क्या करूं? जो गर्मी मुझे लगी थी, क्या वो बॉडी का कंडीशन रिफ्लेक्स था? शू एचएसी ने सर खुजलाया और अपनी यादों में धुंधने लगा। रुको, मुझे याद है चेन फैन गुरुजी की कल्टिवेशन मेथड में बताया था, जब इल्यूजन का सामना करो तो सबसे पहले शांत रहो। सारी वाइटल एनर्जी को डिवाइन कॉन्शियसनेस के एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करो। शू एचएसी ने अपने आसपास के आग के समुद्र को देखा, फिर सामने के शार्प दांत देखे और बदबदाया। हेवन और अर्थ एक चेस बोर्ड है और सभी जीव चेस के पीसेस। डिवाइन कॉन्शियसनेस की पावर को इकट्ठा करो। वो जोर से चिल्लाया। इल्यूशंस को तोड़ दो, इस सीन को खत्म करो। उसी पाल एक गोल्डन ड्रैगन की इमेज दिखी। वो घूमती रही और क्षु एचएसी के हर मूवमेंट के साथ अपना मुंह खोलती रही और वो आग का समुद्र भी टूटकर बिखर गया। इल्यूशंस के टुकड़ों के बीच क्षु एचएसी का चेहरा दिखा। वो खुशी से मुस्कुराया। सक्सेस, ये तो कमाल हो गया, मैंने इल्यूजन तोड़ दिया। क्षु एचएसी आगे बढ़ रहा था कि अचानक हैरानी से चीख पड़ा। उसके सामने अब भी वो ही ईल का खुला हुआ मुंह था। क्षु एचएसी ने मन ही मन सोचा, ये तो ठीक नहीं है। उसने आंखें बंद की, जल्दी से अपनी पूंछ से खुद को प्रोटेक्ट किया। खत्म, अब भाग नहीं सकता। जब वो स्ट्रगल कर रहा था, उसकी पूंछ ने ईल के मुंह के कोने पर एक कट बनाया। पानी में गोल्डन स्केल चमक उठा। गोल्डन स्केल ने ईल के मुंह के कोने पर एक शार्प कट बनाया, जिसे एक लंबा स्लिट बन गया। क्षु एचएसी ने ईल की बॉडी को देखा, जिसे उसके गोल्डन स्केल ने लेंथ वाइज काट दिया था। लाल खून पानी में फैल रहा था। वो हैरा होकर पूछा, हे 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 हे, ये क्या हो गया? उसने अपना सर झुकाया, अपनी पूंछ पर चमकते स्केल को देखा और बोला, मेरी पूंछ ने ईल को 2 टुकड़ों में काट दिया। तो क्या मेरी पूंछ इतनी पावरफुल है? क्षु एचएसी पानी में इधर उधर टेन लगा, हर जगह डीमन ईल के लंबे बिखरे ह्यू डेड बॉडी को देखते हुए। मेरा गोल्डन स्केल बहुत शार्प है, अगर मैं इसे फ्यूचर में रिफाइन कर पाया तो क्या मैं इनविंसिबल नहीं हो जाऊंगा? फिर उसने सोचना शुरू किया, नहीं, कोई गलती नहीं कर सकता। ये सक्सेस थोड़ी लक की वजह से थी। वो पहले से ही सीरियसली इंजर्ड था और तभी मियर स्केल ने उससे काट दिया। बेटर होगा कि मैं जल्दी से इसे इकट्ठा करूं और सेफ्टी के लिए पहाड़ों में छिप जाऊं। जमीन पर ईल के मीट के टुकड़े अच्छे से बंधे ह्यूदा। क्षु एचएसी ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने सर उठाया, अपने सामने नीटली रखे ह्यू मीट के ध्येय को देखा और केयरफुली कैलकुलेट किया। इतना डीमन बीस्ट का मीट मेयर लिए काफी होगा पहाड़ों में कई महीने कल्टिवेट करने के लिए। वहां चमकते ह्यू रेड डीमन कोर को देखते हुए उसने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई और मुंह से आवाज निकाली,
एक और डीमन कोर शायद मेन स्पिरिट रेजोनेंस लेवल 3 को भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूं। अचानक शू एचएसी ने डीमन ईल के पेट में एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट देखा। वो पास आया, देखा तो हैरा रह गया। हाँ, ये क्या है? गौर से देखा तो वो बोला, कमांड टोकन, स्नेक सेक्ट। इसने कभी स्नेक सेक्ट के लोगों को खाया था। शू एचएसी ने अपने सामने के मीट के ढेर को देखा और सर झुकाया। ईल भाई, तुमने सांपों से बुराई दूर करने में हेल्प की, ये ठीक है, पर तुम मुझे खाना चाहते थे। मैं तो बस नेचर के रूल्स फॉलो कर रहा हूं। मेन डेफिनेटली ईल भाई का अच्छा उसे करूंगा और ईल भाई को बेकार में मरने नहीं दूंगा। ये कहकर शू एचएसी ने अपनी पूंछ से डीमन कोर को टाइटली पकड़ा। ईल भाई का डीमन कोर भी मैं खाऊंगा। उसने मुंह बड़ा खोला, निगलने की कोशिश की, पर निगल नहीं पाया। शू एचएसी ने गुस्से से कंप्लेन किया, खत्म, थोड़ा डिफिकल्ट है निगलना। ये फील करते हुए कि वो डीमन कोर इतनी जल्दी निगल नहीं पाएगा, उसने ईल मीट के ढेर को अपनी पूंछ से रोप से बांधने का डिसाइड किया। डीमन कोर मुंह में लेकर वो जल्दी से मूव करने लगा। छोड़ो, लगता है स्नेक सेक्ट के लोग अभी पकड़ लेंगे। जल्दी भागो। डीमन कोर को पहाड़ों में रिफाइन करना भी लेट नहीं होगा। सीन बदलता है। एक हाथ ने डीमन ईल के मुंह पर चिपका एक स्केल उठाया। डिंग है ने स्केल को ऑब्जर्व किया और कहा, तो ऐसा है। इसे एक्सप्लेन होता है कि वो पानी में इतनी तेज कैसे मूव कर पाया। वो बैठ गया, डीमन ईल की डेड बॉडी को देखा और कंक्लूड किया, जिस डीमन ने अभी लोगों को खाया था वो एक वाटर डीमन था, ओल्ड एचएसी नहीं। और जिस डीमन ने अभी वाटर डीमन से फाइट की वो ओल्ड एचएसी था। झाओ वेनजुओ ने ये सुनकर पूछा, चालक सरपेंट डीमन, तो अब भी हम उसका पीछा करेंगे? डिंग है खड़ा हो गया, सामने की नदी को देखा और गंभीरता से बोला, सामने वाला पहाड़ आयरन बियर माउंटेन है। उस पहाड़ में एक पीक स्पिरिट रेजोनेंस लेवल 3 बियर डीमन है। उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। पहाड़ बड़ा है, जंगल घना है, हमें ओल्ड एचएसी को ढूंढने में कई महीने लग सकते हैं, और तो और बियर डीमन से भी मिल सकते हैं। झाओ वेनजो ने ये सुनकर आगे बोला, भाई, क्या आपने ये स्टोरी पहले सुनी है? कुछ दिन पहले ओल्ड एचएसी ने इंपीरियल एस्ट्रोनॉमिकल ब्यूरो के चीफ एल्केमिस्ट और वो ह्यूमन पिल जिसे उसने सालों से नरिश किया था, जला दिया था। डिंगहे ने पलटकर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? झाओ वेनजो ने अपनी हट उतारी, मिस्टेरियस लगते हुए बोला, अस ह्यूमन पिल के मेडिसिनल इफेक्ट्स अभी भी ओल्ड एचएसी की बॉडी में होंगे। भाई, आप भी लेवल 3 पार कई सालों से अटके हुए हैं। अब एक रेयर अपॉर्चुनिटी मिली है, तो क्यों ना हम चुपके से। डिंगहे ने प्रेस के लुक से देखा, तुम काफी क्लेवर हो यंग मैन, और अगर हम दोनों पहाड़ में जाएंगे तो डेंजर बहुत ज्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें चिकन भी ना मिले और चावल भी खो दे। फिर झाओ वेनजो ने ऑटम के येलो पैटर्न से ढके जंगल की तरफ इशारा किया, भाई चिंता मत करो, कुछ महीनों में ये जगह बर्फ से ढक जाएगी। तब तक बियर डीमन हाइबरनेट कर चुका होगा। जब हम पहाड़ में जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ हासिल होगा। डिंगहे ने सर हिलाकर अग्री किया, मेक्स सेंस। तो चलो पहली बर्फ तक वेट करते हैं। एक केव में शू एचएसी मीट लेकर आया और केव की दीवार पर लटका दिया। सब कुछ सेटल करने के बाद वो हड्डियों के ढेर पर संतुष्टि से घूम गया और खुशी से हंसने लगा। हे, ये केव बुरा नहीं है, बहुत वार्म है, मैं कई महीने यही रहूंगा। वो दिन भी आएगा जब ओल्ड एचएसी सरपेंट हम दोनों को अपनी कल्टीवेशन डेडिकेट करेगा। 2 महीने बाद बाहर घनी बर्फ गिर रही थी, जिसे आसपास की हर चीज पार एक पतली सेफ्ट चादर छा गई। शू एचएसी ने आह भरी, HMPH, मैंने सोचा नहीं था कि स्पिरिट रेजोनेंस लेवल 2 से लेवल 3 में ब्रेक थ्रू करना लेवल 1 से लेवल 2 से ज्यादा मुश्किल होगा। शू एचएसी ने अपनी बॉडी को मोधा, फिर सर झुककर अपनी पूंछ को देखा। मैंने डीमन कोर और जो ब्लड और फ्लैश पहले हासिल किया था, यूज रिफाइन कर लिया है, और इस दौरान कल्टिवेट करने के बाद भी मैं अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया हूं। और लकीली कुछ तो हासिल हुआ है। मेरी पूंछ पार्टीन और गोल्डन स्केल्स उग गए हैं। उसने अपनी बॉडी के अंदर डीमन गॉड कॉल्ड्रन को देखा और बोला, कॉल्ड्रन में स्पिरिट एनर्जी मिस्ट पूरी भर गई है। कम से कम पीक लेवल 2 तक तो पहुंच ही गया हूं। बस थोड़ी सी और एनर्जी से लेवल 3 ब्रेक थ्रू कर सकता हूं ना। शू एचएसी केव से बाहर निकला, बर्फ में सरकते हुए,
अपने मुंह में रोप से डीमन ईल मीट का आखिरी बड़ा टुकड़ा खींच रहा था। उसने अफसोस से कहा, अफसोस की विंटर आ रहा है। मेरी बॉडी भी धीरे धीरे स्टिफ हो रही है और रिजर्व्स भी खत्म होने वाले हैं। अगले कुछ दिन तो बस हाइबरनेट हाई कर पाऊंगा। अगले साल स्प्रिंग का वेट करूंगा, तब पहाड़ के बाहर जाकर फूड ढूंढूंगा और कल्टिवेट करूंगा। घनी सेफ्ट बार्फ पार जूते पहने एक पेयर ने कदम रखा, सरसराहट की आवाज आई। बर्फानी हवा में डिंग वायु ऊपर खड़ा था, नीचे बार्फ में कुछ ढूंढते हुए भीड़ को देख रहा था। उसने जोर से कहा, जो भी इस सर्च में पहाड़ पार हेल्प करेगा, काम पूरा होने पार यूज एक क्वान मनी का रिवॉर्ड मिलेगा। सब ध्यान दो, केयरफुली ढूंढो। नीचे के लोगों का अपना अपना काम था। कुछ लॉग स्टिक्स से बार्फ के नीचे खोद रहे थे, कुछ डॉग्स को आसपास ढूंढने ले जा रहे थे। लिटिल न्यू के फादर नीचे खड़े थे, सर उठाकर बोले, इमॉर्टल मास्टर, प्लीज बी एश्योर्ड। हम सरपेंट विलेजर्स के पास शायद और स्किल्स ना हो, पर सांपों को ढूंढने में हम बेस्ट हैं। ये दो मेरे ये डू हंटिंग डॉग्स ट्रेंड हैं, अगर उन्हें सांपों की स्मेल आई तो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, डिंग वायु ने उन्हें बीच में ही टोक दिया, पैल्था और चले गए। ठीक है, बक बक बैंड करो, जल्दी ढूंढो। लिटिल न्यू के फादर ने जल्दी से रिप्लाई किया, जी जी, इमॉर्टल मास्टर। दा हुआंग, एर हुआंग, जल्दी से स्नेक का डेन ढूंढो। उन दोनों को जाते देख बगल वाले आदमी ने गुस्से से कहा, ये स्नेक सेक्ट के लोग कितने एरोगेंट हैं। लिटिल न्यू के फादर ने ये देखकर उससे शांत किया, ली भाई, फालतू बातें मत करो। उनके पास स्किल्स है, हमारी तरह नहीं। हम तो बस इस बार उनके रिवॉर्ड के लिए साथ आए हैं। ये कहकर वो मुस्कुराया, उसका चेहरा लाल हो गया था, पता नहीं खुशी से या बर्फानी हवा से, और बोला, तुम्हें नहीं पता, पर मेरा लिटिल न्यू पढ़ना बहुत पसंद करता है। पहले उससे एक फटी हुई किताब मिली थी जिसे दूसरे लोग कचरा समझते थे, पर उसने उससे ट्रेजर की तरह ट्रीट किया। इस बार इस पैसे से मैं उससे मिस्टर सो के पास पढ़ने भेजूंगा। ये तो पक्का उस लड़के को बहुत खुश कर देगा। हाँ हाँ हाँ। अचानक डॉग्स की भौंकिंग ने उनकी बात काट दी। सब लोग जल्दी से इकट्ठे हुए और देखा कि वो एक एरिया के आसपास दौड़ रहे थे और जोर से भौंक रहे थे। किसी ने हैरानी से कहा, इतनी जल्दी ढूंढ लिया? सब लोग जल्दी से स्नेक सेक्ट के दो लोगों को असहोल पार बुलाने गए जिसे डॉग्स ने अभी ढूंढा था। लिटिल न्यू के फादर ने एक तरफ इशारा किया और बोला, इमॉर्टल मास्टर, इस केव को देखिए। मुझे यकीन है कि ये ओल्ड ब्लैक सरपेंट का डेन है। डिंग वायु ने तुरंत हाथ हिलाकर इशारा किया, सब पीछे हाथों, मुझे देखने दो। शू एचएसी अभी अंडरग्राउंड केव में था। बाहर की हलचल सुनकर उसे पसीने छूट गए। खत्म। स्नेक सेक्ट के लॉग लॉगॉन को पहाड़ पर ले आए हैं। क्या डॉग्स की नाक इतनी शार्प होती है? क्या उसने मुझे ढूंढ लिया? अब मेरी बॉडी ठंड से स्टिफ हो चुकी है। ये मेरा वीकेस्ट मोमेंट है। उसने चिंता की, लड़ना तो दूर की बात, भागने की भी हिम्मत नहीं है मुझ में। जमीन पर डिंग वायु ने एक पीस ऑफ ड्रॉपिंग्स उठाया और ऑब्जर्व किया। लिटिल न्यू के फादर ने धीरे से कहा, इमॉर्टल मास्टर, देखिए, यहाँ ओल्ड ब्लैक सरपेंट के ड्रॉपिंग्स भी हैं। अचानक डिंग वायु चीख पड़ा, जिसे सब लोग चौंक गए। बेवकूफ, वो बियर के ड्रॉपिंग्स हैं। क्या तुम्हारे डॉग्स ढूंढना भी जानते हैं या नहीं? लिटिल न्यू के फादर रुक गए। इम्पॉसिबल, मियर डॉग्स ने कभी गलती नहीं की। डिंग वायु ने ये सुनकर गर्जा, तुम समझते हो या मैं ज्यादा समझता हूँ? इस पाल उसने अचानक एक केव की तरफ इशारा किया और बोला, हे, अभी अभी मैंने वहां एक बड़ा केव ढूंढा है। तुम सब विलेजर को वहां ले जाओ और ढूंढो। सब लोग ने ये सुनकर अग्री किया, जी हाँ इमॉर्टल मास्टर। शू एचएसी नीचे अपनी पूंछ से पसीना पूंछ रहा था, आस केव के बारे में सोच रहा था जिसे उसने रॉक्स, ब्रांचेस और बियर ड्रॉपिंग्स से कैमोफ्लाज किया था। उसने आह भरी, फ्यू, डर के मारे जान निकल गई। अच्छा हुआ मैं स्मार्ट और केयरफुल था। पहले मैंने रॉक्स से केव का एंट्रेंस ब्लॉक किया था और कई ब्रांचेस से छुपाया भी था और ब्रांचेस पार बियर ड्रॉपिंग्स भी डाले थे। उसने आगे सोचा, और मैंने 6 और केव्स खोले हैं, उन्हें पता नहीं चलेगा। हालांकि ये शायद मैं खुद को ही डरा रहा हूं, पर मुझे फिर भी जल्दी से वाइटल एनर्जी इकट्ठा करनी चाहिए अपनी बॉडी को थोड़ा रिकवर करने के लिए, प्रिकॉशन के तौर पर। इस वक्त जमीन पर सरपेंट विलेजर्स डिस्कशन कर रहे थे। ये जगह स्नेक डेन जैसी नहीं लगती। स्नेक सेक्ट के लोग बहुत इम्पेशेंट हैं। चलो, जो वो कहते हैं वही सुनते हैं।
फिर सब लोग दूसरे केव की तरफ बढ़ने लगे। इस तरफ झाओ वेनजुओ ने अपने सामने वेल शार्क्स को देखा और धीरे से बोला, डिंग भाई, हालांकि ये काफी अंदर छिपा हुआ है, पर ये क्लियरली एक स्नेक का डेन है, राइट? डिंग वायु ने ये सुनकर मुस्कुराया। ऑफ कोर्स, बस हमारा गोल अचीव हो गया है। ये बेवकूफ विलेजर अब यूजलेस है। एक कम आदमी मतलब एक कम क्वान मनी। झाओ वेनजुओ समझ गया, तो भाई, आपने उन्हें बियर केव में जाने दिया? डिंग वायु ने शांति से जवाब दिया, अगर तुम समझ गए हो तो तुम जानते हो कि आगे क्या करना है, राइट? दूसरी तरफ केव के सामने खादी भीड़ चुपचाप डिस्कस कर रही थी। मैंने सुना है ओल्ड ब्लैक सरपेंट पे मीटर्स लंबा है। एक और आदमी केव के एंट्रेंस पार खड़ा देखते हुए बोल रहा था, इतना बड़ा केव? झाओ वेनजुओ ने हाथ में टैलिस्मान पकड़ा और ऊपर से नीचे फेंका। मेन बियर डीमन को बाहर निकलूंगा। पहले हम किल विद अ बोरोड नाइफ की स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। फिर हम बियर डीमन से मिलकर डील करेंगे। और फाइनली अस फ्रोजन सरपेंट डीमन को पकड़ना भी लेट नहीं होगा। शू एचएसी नीचे जमीन पर घुमा हुआ था। ये सुनकर उसका दिल ठंडा पैट गया। उसने सोचा, वो साथ आए लोगों को मारना चाहते हैं? नॉर्मल एनिमल्स ऐसा नहीं करते। इंसान नहीं, इंसानी दिल। इंसानी दिल सच में बहुत स्कैरी होता है। ये देखकर कि डिंग वायु अभी तक गया नहीं है, वो मेन टॉपिक पर वापस आया। नहीं नहीं नहीं, ये वो बात नहीं है जिसकी मुझे चिंता करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि वो जानते हैं कि मैं बहुत डेंजरस सिचुएशन में हूं। शू एचएसी ने खुद को बियर डीमन से लड़ते हुए इमेजिन किया, फिर उसकी बॉडी के अराउंड लपेटकर बियर की गर्दन पर काटा हुआ। उसने प्रोज और कॉन्स को वे किया। उन्होंने अभी कहा कि वो पहले बियर डीमन से लड़ेंगे। अगर मैं उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर बाहर निकलकर बियर डीमन को खा गया तो मेन स्पिरिट रेजोनेंस लेवल 3 ब्रेक थ्रू कर सकता हूं। उसके बाद मेन स्नेक सेक्ट के लोगों से एक बड़ी बैटल करूंगा। उसने जल्दी से अपना सर जमीन पर पटका, खुद को होश में लाने के लिए हेल्पलेस होकर। ऑफ माई गॉड, मेन इस डेंजरस सिचुएशन में क्या फालतू बातें सोच रहा हूं। उन्होंने कहा कि वो बियर डीमन को हरने के लिए मिलकर लड़ेंगे और फिर मुझे मारना भी लेट नहीं होगा। तो बियर डीमन की पावर मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। और तो और मैं उनके सामने बियर डीमन को कैसे निगल सकता हूं? क्या ये खुद मौत को इनवाइट करना नहीं होगा? डिंग वायु ने झाओ वेनजुओ को दूर जाते देखा तो हंसकर बोला, HMPH, बेवकूफ जूनियर भाई। अफसोस कि ये 2 डीमन बीस्ट्स हम दोनों में से सिर्फ एक के ब्रेक थ्रू के लिए काफी है, वरना मैं शायद बियर डीमन को हरने के बाद तुम्हारी जान बख्श देता। शू एचएसी ने वो बातें सुनी तो हैरा रह गया। रुको, लगता है ये दोनों इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में है, एक फाइट। क्या अभी भी चीजें बदलने का चांस है? वो धीरे से केव के मुंह की तरफ बढ़ा। झाओ वेनजुओ को वापस आते हुए देखा। मैं धीरे से केव एंट्रेंस तक जाऊंगा, फिर चुपचाप ऑब्जर्व करूंगा और राइट मोमेंट का वेट करूंगा। दूसरी तरफ झाओ वेनजुओ ने रिपोर्ट किया, भाई, अरेंजमेंट्स पूरे हो गए हैं। हाँ, आधे इंसेंस स्टिक के टाइम से भी कम में बियर जाग जाएगा। कुछ देर बाद दूसरे केव की तरफ से अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। एक आदमी ने वॉर्न किया, जल्दी भागो, ये बियर केव है। एक जायंट ब्लैक बियर रॉक केव से बाहर निकला। वो गुस्से में था, उसकी 2 लाल आंखें आसपास देख रही थी। उसने अपने शार्प क्लॉस से अटैक किया, जिसे भीड़ घबराकर गिर गई। एक आदमी ने ये सुनकर हैरानी से पूछा, बियर केव? इमॉर्टल मास्टर ने तो कहा था कि ये स्नेक का डेन है। लिटिल न्यू के फादर दौड़ते हुए जोर से चिल्लाए, पहले भागो, जल्दी से इमॉर्टल मास्टर को ढूंढो। एक और आदमी ने ऊंचे इलाके की तरफ इशारा किया, जहां स्नेक सेक्ट के 2 लोग खड़े थे। आदमी ने जोर से चिल्लाया, इमॉर्टल मास्टर्स। दोनों इमॉर्टल मास्टर्स आ गए हैं। लिटिल न्यू के फादर ने ये सुनकर पीछे मुड़कर हेल्प मांगी, इमॉर्टल मास्टर्स, आप दोनों बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं, जल्दी से हमें बचाओ। डिंग वायु ने ऊपर से नीचे देखा, उसकी आंखों में कॉन्टेम्प्ट था और बोला, HMPH, तुम लोली कॉमनर्स, इतना बड़ा मेस क्रिएट करके भी हेल्प मांगने की हिम्मत है? तुम वहां मर सकते हो। ओल्ड ली ने अपने पीछे हाथ किया और एक एरो निकला, गुस्से से चिल्लाया, डैम इट। उन्होंने ये जानबूझकर किया, हमें जानबूझकर बियर केव में फंसाया। लिटिल न्यू के फादर भी उतने ही गुस्से में थे, बस हमें मारना चाहते थे पैसे बचाने के लिए। क्या तुम दोनों बीस्ट्स? ओल्ड ली ने एरो को बो पार लगाया, स्नेक सेक्ट के लोगों की तरफ एम किया, अगर तुम हमें मारना चाहते हो
तो तुम भी जीने की मत सोचो। एरो तेजी से निकला, जिसे झाओ वेंजुओ पीछे हट गया। अफसोस कि एरो किसी इंसान को नहीं लगा, बस उसकी हिप पार लगे पाउच को लगा, जिसे वो एक तरफ से फट गया। इलिक्सर्स और मैजिक आर्टिफैक्ट्स बार पार बिखर गए। झाओ वेंजुओ ने एक नजर देखा और हंसकर बोला, हाँ हाँ, गुड शॉट। शू एचएसी केव के नीचे छिपा हुआ था, सिर्फ अपनी आंखें ऊपर करके देखा तो यूज इलिक्सर्स, टैलिस्मान्स, छोटी बेल्स, जेड पेंडेंट्स हर जगह बिखरे हुए दिखे। उसने सूंघा, ये इंसानी इलिक्सर की स्मेल है, मुझे लगता है इसे रिजुविनेशन पिल कहते हैं। एक इलिक्सर केव के मुंह के पास गिरा, बिजली की तेजी से। उसने अपनी पूंछ से इलिक्सर को केव के अंदर फ्लिक किया। शू एचएसी ने अपनी पूंछ से गोल्डन इलिक्सर को टाइटली पकड़ा। उसने अपनी नाक से एक गहरी सांस ली, राल टपकते हुए तारीफ की, ये इलिक्सर बहुत मिराक्युलस है। बस सूंघकर ही मेरी बॉडी रिजुविनेटेड फील कर रही है। झाओ वेन ने पुकारा, अरे या डिंग भाई, मियर स्टोरेज बैग से सारा सामान इधर उधर गिर गया है, जल्दी से हेल्प करो इन्हें उठाने में। डीमन बियर अभी बस आने ही वाला है। देखो वहां वो गांव वालों को मार रहा है, और अब वो इस तरफ आ रहा है। डिंगवू ने बदबदाया, इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? वो बोलता गया और नीचे झुककर सामान उठाने लगा, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। HMPH नालायक, जब उठा भी लूंगा तो एंड में सब कुछ मेरा ही तो होगा। नाउ वेंजुओ ने बियर डीमन को एक इंसान को मुंह में दबोचते हुए देखा और एक पैर से दूसरे इंसान को कुचलते हुए। उसने एडमायर किया, भाई का प्लान सच में क्लेवर है। वो लोली कॉमनर्स तो लगभग सब मर चुके हैं। सोचा नहीं था कि वो बूढ़ा आदमी भी इतनी देर तक टिकेगा। हाँ हाँ, डिंग वायु ने ये सुनकर खुश हुआ। HMPH स्नेक सेक्ट के लिए अपनी जान कुर्बान करना, ये भी बेकार लाइफ नहीं है। अचानक झाओ वेंजुओ ने अपनी टोन बदली और चिल्लाया, डिंग भाई, तुम भी जाओ और उनका साथ दो। फिर उसने एक स्पेल रिसाइट किया, बाय लॉ स्विफ्टली। डिंग वायु ने ये सुनकर सर उठाया। उसकी आवाज हैरानी से भरी थी। तुम? झाओ वेंजुओ ने हाथ में टैलिस्मान पकड़े हुए जोर से चिल्लाया, एक्टिवेट। डिंग वायु को सेंटर बनाकर आसपास का बर्फानी तूफान और घाना हो गया, उससे दूर फेंक दिया और वो वहां गिर गया जहां बियर डीमन खड़ा था। उसके आसपास बर्फ पार डेड बॉडीज बिखरी हुई थी। डिंग वायु बर्फ पार गिरते हुए लुढ़क गया। बियर डीमन ने हलचल देखी तो सीधा खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें इस तरफ देख रही थी। डिंग वायु ने अपना हाथ दूसरी बाहों पर रखा। लगता है गिरने से एक हाथ बहुत सीरियसली इंजर्ड हो गया था। उसने गुस्से से झाओ वेंजुओ की तरफ देखा और गली दी, डैम इट झाओ वेंजुओ, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की, तुम्हें अच्छी मौत नहीं मिलेगी। झाओ वेंजुओ ने धीरे से टॉन्ट किया, डिंग भाई, गुस्सा तुम्हारी बॉडी को हार्म करेगा। झाओ वेंजुओ ने वाइंड राइडिंग स्पेल को कंट्रोल किया और हवा में फ्लोट करता रहा। उसने अपने हाथ चेस्ट पार क्रॉस किए और हंसकर बोला, HMPH भाई, तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारे साथ ये प्ले करने में कितना खर्च किया है। क्या भाई भी इस बार ये डीमन बीस्ट्स को पूरा निगलना नहीं चाहते थे? क्या तुम मुझे सच में बेवकूफ समझते हो? अब सब कुछ मेरा है। डिंग वायु को इतना दर्द हो रहा था कि ठंडा पसीना उसके पूरे चेहरे पर बह रहा था। उसने मन ही मन गली दी, ये कैसी मुसीबत है। झाओ वेंजुओ ने आगे कहा, मुझे किसी सरपेंट डीमन या बियर डीमन की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी मौत चाहिए, बस इतना ही काफी है। ये कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बियर डीमन अपनी तेज लाल आंखों के साथ डिंग वायु की तरफ लपका। झाओ वेंजुओ की जोर से हंसने की आवाज गूंज उठी, हाँ हाँ हाँ, डिंग भाई, तुम्हारे ब्रेक थ्रू के लिए रिसोर्सेज तुम्हारे सामने ही है, अगर हिम्मत है तो आओ और ले लो। डिंग वायु जमीन पर बैठा गुस्से से गली दी, बास्टर्ड। ये कहकर उसने बियर डीमन की तरफ एक येलो टैलिस्मान उठाया और जोर से चिल्लाया, बाय लॉ स्विफ्टली एक्टिवेट एक्सप्लोसिव टैलिस्मान। एक एक्सप्लोजन के बाद घाना धुआं और आग दिखी। आग ने बियर डीमन को घेर लिया, जिसे वो दर्द से जोर से गरजने लगा। आसपास की जमीन भी हिल गई। झाओ वेंजुओ हवा में खड़ा बोला, मरने से पहले भी ऐसी क्रेजी चीजिंग कर रहा है। और फिर वो जोर से हंसा, हाँ हाँ हाँ, डिंग भाई से तो कुछ कम नहीं।
तो अब मुझे भी सेक्ट में वापस जाकर रिपोर्ट करना चाहिए। जायंट बियर पूरी तरह गुस्से में है। मैं इसमें नहीं फंसना चाहता। ये कहकर वो पलटकर चला गया। पीछे छोड़ गया अस जायंट बियर को आग के समंदर में चीखते हुए। और डिंग वायु, वो तो एक्सप्लोसिव स्पेल कास्ट करते हुए पूरी तरह जल चुका था। झाओ वेनजुओ की आवाज दूर से गूंजी। मैं अब क्या कहूं? शू एचएसी धीरे से केव से सर निकलकर बाहर आया। उसने लड़ाई सुनी और सोचा, क्या वो स्नेक कैचर मर गया? और जायंट बियर भी बुरी तरह जख्मी है। ओह, तो क्या ये गेम चेंजर मोमेंट आ गया है? उसने अपनी पूंछ से एक पिल पकड़ी और मुंह में फेंक दी। उसकी पूरी बॉडी में तेजी से चेंजेस आने लगे। शू एचएसी तेजी से बार्फ पार रेंगता हुआ आगे बढ़ा। उसने अपना मुंह खोला और उसके शार्प फैंस दिखाई दिए। उसकी पर्पल आंखों में शैतानी चमक थी। तो अब मेरी एंट्री का टाइम है। शू एचएसी जैसे ही जाने वाला था, उसने बार्फ पर 2 गोल्डन पिल्स देखे। यूज पता नहीं क्यों बहुत भूख लगी थी। शू एचएसी बदबदाया, आरी, केव के एंट्रेंस पर 2 रिवाइवल पिल्स अभी भी हैं। क्या टीन कंटिन्यूअसली खाने से ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा? क्योंकि वो श्योर नहीं था, उसने अपनी पूंछ से 2 पिल्स पकड़ी और उन्हें मुंह में डाल लिया। चलो, इन्हें अपने दांतों के पीछे छुपा लेता हूं। सही वक्त आने पर यूज करूंगा। बिल्कुल इसी वक्त एक सरसराहट की आवाज आई। शू एचएसी ने नजर डाली तो देखा कि वुल्व्स का एक पैक आ रहा है। हर एक की आंखें ग्रीन चमक रही थी और वो बहुत डेंजरस लग रहे थे। उसने धीरे से कहा, क्या खून की स्मेल संग कर ये वुल्व्स आ गए? क्या परफेक्ट टाइमिंग है। रिवाइवल पिल खाने के बाद फिर से भूख लग गई, पर इंसान की बॉडी नहीं खाना चाहता। शू एचएसी ने अपना मुंह खोला और सबसे करीब वाले को कांस के पकड़ लिया। आसपास के वुल्व्स अभी भी शॉक्ड क्योंकि सब इतनी जल्दी हुआ। वो एक्साइटमेंट से बोला, चलो इन्हीं से पेट भर लेते हैं। जब वुल्व्स को होश आया, तब उन्होंने अपने ही साथी को जमीन पार लाइफलेस देखा। उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ थी। शू एचएसी ने अपनी रेड टंग से मुंह पार लगा खून छाता। उसकी आंखें वुल्व्स पार से हटी नहीं। शू एचएसी शैतानी तरीके से हंसने लगा। खून जमीन पर बहने लगा। डीमन गॉड कॉल्ड्रन मिलने के बाद मैं खाना तेजी से डाइजेस्ट कर सकता हूं। पर यूज अभी भी कम लग रहा था। यूज लगा कि एक वुल्फ से पेट नहीं भरने वाला। वो पागलपन से वुल्व्स पार अटैक करने लगा, जिसे बाकी बचे हुए वुल्व्स ने भी फियर्सली पलातवार किया। उसने वुल्फ की बॉडी को टुकड़ों में बिखरा हुआ बार्फ पार देखा। शू एचएसी ने खुद से पूछा, ये क्या हो रहा है? बहुत भूख लगी है। शू एचएसी ने अपनी बॉडी से वुल्फ को कांस के जकड़ लिया। बाकी वुल्व्स ने जब ये देखा तो वो चारों तरफ भाग गए। पर यूज पता नहीं क्यों अभी भी कम लग रहा था। वो बेचैनी से बोला, मैं इतना भूखा और प्यासा क्यों हूं? जायंट बियर अपनी एनर्जी रिकवर कर रहा था। वो अपना हाथ मुंह पार ले जाकर स्क्मो को चाट रहा था। एक वुल्फ पता नहीं क्यों कांपते हुए उसकी तरफ बढ़ा। शू एचएसी ने ये सीन देखकर धीरे से कहा, क्या इसलिए कि मेरे सामने इतना टेस्टी जायंट बियर है, इसलिए सिर्फ वुल्फ खाने से मेरा पेट नहीं भर रहा? अचानक जायंट बियर ने वुल्फ पार झपटा मारा, जिसे वो वुल्फ शॉक हो गया और रिएक्ट भी नहीं कर पाया। शू एचएसी अपने मन में चिल्लाया, हाँ। जायंट बियर को वुल्फ का फ्लैश खाते हुए देखकर शू एचएसी हैरानी से बोला, सोचा नहीं था कि इतना सीरियस इंजरी होने के बाद भी जायंट बियर इतना पावरफुल है। उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ को देखकर स्नेक कैचर के साथ उससे तो कम से कम पीक स्टेज 3 की पावर होनी चाहिए, और मैं तो अभी सिर्फ पीक स्टेज 2 पार हूं। उसने अपनी पूंछ से अपना पेट सहलाया। उसके मुंह से लार तापक रही थी, पर वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। मैं खाने के चक्कर में आंखें बंद नहीं कर सकता। मुझे केयरफुल रहना होगा ताकि खुद को खतरे में ना डाल दूं। पर मैं अभी भी बहुत भूखा हूं। क्या ये डीमन गॉड कॉल्ड्रन की डिजायर है? क्या ये चाहता है कि मैं जायंट बियर को खा जाऊं? जायंट बियर को वुल्फ को पूरा खाते हुए देखकर शू एचएसी केयरफुली सोचा, पर भले ही उसकी कल्टिवेशन मुझसे ज्यादा हो, पर वो सीरियस इंजर्ड तो है। सिर्फ भगने से कोई सच में पावरफुल नहीं बन सकता। जायंट बियर ने शू एचएसी को देख लिया था। उससे अपनी तरफ आते हुए देखकर यूज लगा कि अब डिफेंस में रहना ठीक नहीं है। अभी उसने वुल्व्स को पाठक पाठक कर मारा था। शायद उसने अपनी सारी एनर्जी यूज कर ली है। अगर मेन स्मार्ट और केयरफुल रहा तो जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे।
बर्फानी हवा चल रही थी। दोनों एक दूसरे से फियर्सली लड़ने लगे। जायंट बियर ने क्षु एचएसी को कमर से पकड़ लिया और उसे अपने शार्प, खून से भरे दांतों की तरफ उठाया। क्षु एचएसी पागलपन से चटपटाने लगा। उसके दिमाग में बस एक हाई थॉट था, स्ट्रांग बनने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। उसने जायंट बियर की कमजोरी, उसकी आंख को काटा और फिर एक और अपनी पूंछ उसके जबड़े पर मारी, जिसे उसे बहुत दर्द हुआ और उसने क्षु एचएसी को तेजी से फेंक दिया। जायंट बियर को जमीन पर बैठे, दोनों हाथों से अपनी आंखें रगड़ते हुए देखा और दर्द से जियारार करता रहा। खुद बर्फ पार गिरकर बहुत दूर तक घिसट गया। क्षु एचएसी आंख भारती हुए बोला, आउच, बहुत दर्द हो रहा है। ये जायंट बियर अस इविल फिश डीमन से 10 गुना ज्यादा पावरफुल लगता है। और लकीली मैंने उसकी आंखें ब्लाइंड कर दी है। अब आगे का काम बहुत इजी होगा, बस एक बार और। नहीं, अचानक क्षु एचएसी की एनर्जी खत्म हो गई और वो नीचे गिर गया। लगता है पहले की मेडिसिन का इफेक्ट खत्म हो गया है। मेरी बॉडी फिर से स्टिफ होने लगी है। उसने जल्दी से अपनी टंग से दांतों में छिपा हुआ पिल निकला और निगल लिया। निगलते हुए क्षु एचएसी ने खुद से कहा, एक और पिल खाने से मैं फिर से गर्मा जाऊंगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब उसकी बॉडी फिर से एनर्जी से भर गई, उसने अपनी बॉडी को बेंड किया, सर नीचे जमीन की तरफ झुकाकर स्पीड ली। क्षु एचएसी हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ा। और ये छोटा मोटा इंजरी तो क्षु एचएसी ने पूरी ताकत से जायंट बियर की गर्दन पर काट लिया, जिसे वो दर्द से इतना चिल्लाया कि पूरा जंगल गूंज उठा। ऐसी मारने के बाद ट्रीटमेंट करूंगा, अभी कोई देर नहीं हुई है। जायंट बियर की आंखें इंजर्ड थी, ऊपर से क्षु एचएसी ने उसकी गर्दन पर काटा, जिसे उसे और दर्द हुआ। उसकी बड़ी बॉडी से जो चटपट हुई, उससे क्षु एचएसी भी घूमने लगा। अपोनेंट की फाइटिंग पावर देखकर वो शॉक्ड था। नहीं यार, ब्लाइंड होने के बाद भी इतना पावरफुल है। जायंट बियर ने अपने हाथ इधर उधर मारे और अचानक क्षु एचएसी की बॉडी पकड़ ली। उसने अपने शार्प क्लॉस से क्षु एचएसी की स्किन को कास के पकड़ लिया, जिसे क्षु एचएसी दर्द से चीखने लगा। बहुत दर्द हो रहा है। ये अटैक बहुत पावरफुल था। हड्डियां तो पक्का टूट गई होंगी। क्षु एचएसी की आंखों में तेजी थी। नहीं, हिम्मत नहीं हार सकता जब तक इसकी गर्दन को तोड़ ना दूं। क्षु एचएसी ने अपनी पूरी ताकत से जायंट बियर की गर्दन पर काटने का डिसाइड किया, जिसे वो डेस्परेट होकर चिल्लाया, GRRRAA। क्षु एचएसी के दिमाग में बस एक हाई थॉट था, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारूंगा। मर, मेरे हाथों मर। जायंट बियर बुरी तरह जख्मी था, वो बस क्षु एचएसी को दूर फेंक पाया, जिसे वो बर्फ पार घिसटता हुआ चला गया। क्षु एचएसी एक बॉल की तरह उछलकर गिरा। दर्द दर्द दर्द। जायंट बियर को जमीन पर गिरा हुआ देखकर क्षु एचएसी बदबदाया, मैंने उसकी थ्रोट काट दी है, अब ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। नेक्स्ट, मुझे बस दूर से अटैक करना है। स्टोन्स फेंकने का तो कोई फायदा नहीं होगा। ये सोचकर उसने अपनी पूंछ से एक वुडन लॉग लपेटा। ये उसे करता हूँ। क्षु एचएसी ने पूरी ताकत से शार्प एंड वाले वुडन लॉग को जायंट बियर के सर पर मारा, जिसे खून चारों तरफ छिटक गया और अपोनेंट की बॉडी के आसपास की बर्फ रेड हो गई। क्षु एचएसी ने सामने जायंट बियर को ऑब्जर्व करते हुए कहा, अब तो पक्का मर गया होगा ना। किसी भी ट्रैप से बचने के लिए मैं पहले अपनी इंजरीज हील करता हूँ और सिचुएशन देखता हूँ। पर अभी वो अपनी एनर्जी चैनलाइज कर ही नहीं पाया था कि आसपास फिर से सरसराहट की आवाज आई। क्षु एचएसी ने अपना सर उठाया और सुनने लगा। ये कैसी आवाज है? जब उसने देखा कि वो वुल्व्स का पैक वापस आ गया है, तो वो गुस्से से बोला, डैम इट, तुम लोग, ओह यू कनिंग वुल्व्स। आसपास घूमते वुल्व्स को देखकर उसने धमकाया, गेट लॉस्ट। फिर से लूटने आ गए? ये सब मेरा है। मेरी लूट चुराने की सोचना भी मैट। वुल्व्स को दारा हुआ ना देखकर उसकी सर पर लगी चोट से अभी भी खून तापक रहा था। क्षु एचएसी को अपनी लास्ट ग्लोइंग पिल खानी पड़ी। निगलते हुए उसने सोचा, कोई ऑप्शन नहीं है, लास्ट रिवाइवल पिल खानी ही पड़ेगी। सबको मार डालूंगा। 2 घंटे बाद आसमान अभी भी वैसा हाई ब्लू था। बर्फ गिर रही थी और पेड़ों को थिक लेयर से कवर कर रही थी। अपने मारे हुए वुल्व्स की म्यूटिलेटेड बॉडीज को चारों तरफ बिखरा हुआ देखकर वो हाफते हुए रेंग रहा था। उसके मुंह में एक कपड़ा था। यूज थकान महसूस हुई। अब तो सेफ होगा ना।
शू एचएसी ने अपनी पूंछ और मुंह से कपड़े को स्किलफुली एक लंबी रोप में बादल दिया। जायंट बियर की बड़ी बॉडी जमीन पर पड़ी थी, पतली बार्फ की लेयर से ढाकी हुई। उसने कैलकुलेट किया, रिवाइवल पिल का इफेक्ट भी ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। मुझे अभी भी इंजरीज है। मुझे छुपने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी, फिर प्योरीफाई करूंगा ताकि स्नेक कैचर्स फिर से ना आ जाएं। शू एचएसी ने अपनी पूंछ से जायंट बियर की बॉडी को खींच लिया। रास्ते में उसने विलेजर की बॉडीज को बार्फ पार बिखरा हुआ देखा। उसने आह भरी। हर जगह बॉडीज पड़ी है। अरे, पता नहीं कितने जन्म लेंगे इंसान बनने में, और ऐसे ही मर गए। एक बॉडी के पास से गुजरते हुए वो रुका। ये क्या है? यंग बॉय के फादर की बॉडी जमीन पर थी। डा हुआंग और एर हुआंग उसके आसपास थे। उन पर भी थिक स्नो की लेयर थी। पार केयरफुली देखने पर कोई इंजरी नहीं दिखी। लगता है वो दोनों यहां बहुत देर से थे। ये देखकर उसने याद करने की कोशिश की। ये शायद उस लड़के का बाप है। आरी, वो मर गया है। तुम लोग भागे क्यों नहीं? उसने वार्न किया, तुम लोग फ्रीज हो जाओगे। ये कहकर उसने अपनी पूंछ से डॉग की पूंछ को टच किया, पर उसकी बॉडी स्टिफ हो चुकी थी। वो धीरे से बोला, फ्रीज हो गए हैं। अपने मास्टर के लिए इतने लॉयल डॉग्स को देखकर शू एचएसी को मन में अजीब सा लगा। मास्टर मर गया, फिर भी नहीं गए। पता नहीं क्यों, मेरे मन में एक अजीब फीलिंग है। शू एचएसी ने जायंट बियर की बॉडीज के छोटे टुकड़ों को खींच लिया। रास्ते में वो चलते चलते सोच रहा था, इस बैटल में बस सबसे खतरनाक और कनिंग लॉग हाई बचे हैं। मुझे भी अच्छे से जीना होगा, फ्यूचर कुछ भी हो। एक केव में हर जगह पत्थर बिखरे हुए थे। ह्यूमिड एयर की वजह से मॉस हर जगह उग रहा था। ये वो केव थी जिसे शू एचएसी ने बहुत ढूंढने के बाद डिस्कवर किया था। शू एचएसी की आवाज आई, इस केव के बाहर एक झील है। हंटर्स को डिस्कवर करना बहुत मुश्किल होगा। ये पक्का ज्यादा सेफ है। शू एचएसी ने अपनी पूंछ से बियर मीट का एक पीस रैप किया और यूज मुंह में डाल दिया। उसने पूरी ताकत से अपना मुंह खोला और उसे चबा लिया। खाते हुए वो तारीफ करने से नहीं ताकर, जब तक मेन मूव कर सकता हूं, पहले जायंट बियर को रिफाइन करते हैं। वाओ, कितनी अच्छी खुशबू है। ये तो बहुत टेस्टी है। कोई हैरानी नहीं कि डीमन गॉड कॉल्ड्रन हमेशा इतना क्रेजी रहता है। बॉडी के अंदर डीमन गॉड कॉल्ड्रन गर्म होने लगा। शू एचएसी ने केयरफुली महसूस किया, एब्जॉर्ब करना शुरू हो गया है। वो फेमिलियर फीलिंग फिर से आ गई। वो चिल्लाया, डन, और खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। उस पर कुछ और शाइनिंग गोल्डन स्केल्स उग गए। उसने अपनी पूंछ देखी और खुशी से रोने लगा। स्पिरिट लिंक स्टेज 3। फाइनली मैंने स्पिरिट लिंक स्टेज 3 ब्रेक थ्रू कर लिया। शू एचएसी ने अपनी पूंछ से अपना चेहरा बार बार सहलाया। उसका चेहरा खुशी से रेड हो गया। वो बहुत खुश था। जितने बेड वेव्स, उतनी प्रेशियस फिश। इस बार की लड़ाई बेकार नहीं गई। शू एचएसी ने जर्नी टू द वेस्ट याद किया। वो भी सन वुकोंग जैसा बनना चाहता था। सर पार गोल्डन हुप, पूंछ में रुई जिंगुबैंग, लेपर्ड स्किन पहने लाइफ की हाइट पार खड़ा। बस पता नहीं क्यों, इस इमेज में उसके सर पर एक ग्रास हॉपर भी दिख रहा था। उसने आंखें बंद कर ली और ब्यूटीफुल ड्रीम देखा। क्या पता, नेक्स्ट स्प्रिंग तक मैं भी इस पहाड़ का राजा बन जाऊंगा। 3 महीने बाद सर्दियां गई, बसंत आई। पूरे जंगल ने विंटर की सेफ्ट चादर उतार दी थी। उसकी जगह फ्रेश ग्रीन कलर आ गया था। स्ट्रीम की आइस भी पिघल गई थी। पानी पत्थरों के बीच से तेजी से बह रहा था। विंटर स्लीप से उठने के बाद उसने अपनी पूंछ से अपना चेहरा थपथपाया। केव से पानी की बूंदें उसके सर पर गिरी, जिसे वो फ्रेश हो गया। शू एचएसी ने लंबी जमाई ली। पता ही नहीं चला, बसंत आ गई। अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। वो अब 8 इंच लंबा शू एचएसी था, जिसके 11 गोल्डन स्केल्स द। उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से केव एंट्रेंस के बाहर देखा। उसने सोचा, कई महीने बीत चुके हैं। न सिर्फ मेरी बॉडी बड़ी हो गई है, मेरी स्पिरिचुअल सेंस भी अब और दूर तक देख सकती है। बाहर का सीन ऑब्जर्व करते हुए वो बदबदाया, इस जगह के पास 2 वाइल्ड बोर्स है। पहले मेन डिनर करता हूं। थोड़ी वार्म अप एक्सरसाइज भी हो जाएगी। वो तेजी से एक बार अटैक करने के लिए लपका। अपोनेंट ने बस ऑइंक ऑइंक किया और चुप हो गया। उसने मारे हुए वाइल्ड बोर को देखा। खून जमीन पर बह रहा था।
फिर उसने दूसरे को देखा जो कांप रहा था। उसका पेट बहुत बड़ा था। क्षु एचएसी शॉक्ड हो गया। हाँ, ये फीमेल है। हाँ, ये प्रेग्नेंट है। इसे नहीं खा सकता। तो मेन मेल को खाऊंगा पेट भरने के लिए। यूज याद आया, इन कुछ महीनों में मुझे एक बहुत पावरफुल न्यू नॉलेज मिला है जिसे इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। क्षु एचएसी ने मेल वाइल्ड बोर को रोल किया। फीमेल वाइल्ड बोर को एक बेड क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ दिया। शायद वो सोच रही थी कि आस स्नेक ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। चलते चलते वो सोच रहा था, अब मैं गांव में नहीं जा सकता, तो मुझे इस पहाड़ पार सेल्फ सफिशिएंट रहने का तरीका ढूंढना होगा। सिर्फ पहाड़ का राजा बनना काफी नहीं है, मुझे कंटिन्यूअसली हंट करना होगा। पर बच्चों को नहीं मार सकता। शू ही ने एक कंफर्टेबल जगह ढूंढी जहां वो अस वाइल्ड बोर को खा सके। खाते खाते वो आसपास के पठार उठता गया, उनसे जंगल के एनिमल्स को काउंट करने की कोशिश कर रहा था। उसने कैलकुलेट किया, इस पहाड़ पर टोटल 29 शू बाव है, 20 वाइल्ड बोर्स, 30 होम, हंड्रेड्स ऑफ रैबिट्स और मंकीज है, शू साव है, गोट्स है, वुल्व्स है। टोटल मिलाकर 100 से भी ज्यादा। बस अगर मेन ग्रीडी ना बनूं और एक प्रॉपर ईटिंग प्लान बना लूं तो खाने पीने की कोई चिंता नहीं होगी। उसने अपना आखिरी बाइट खाया और सामने बहती नदी की तरफ देखा। अब तो शाम हो चुकी थी। सूरज पहाड़ के पीछे डूब रहा था, जिसे आसपास की हवा पर एक ड्रीमी इवनिंग ग्लो छा गई थी। क्षु एचएसी ने सोचा, पार कल्टिवेशन सिर्फ इन चीजों पर डिपेंड नहीं कर सकती। पिछली बार के इंसिडेंट से पता चला कि कल्टिवेशन में गुड फॉर्चून हमेशा डेंजर के साथ आती है। अब अपने घर जाने का टाइम आ गया है। एक जगह पर बड़े और छोटे स्नेक्स इधर उधर रेंग रहे थे, एक दूसरे के ऊपर रेंट हुए। ये है 10,000 स्नेक्स वैली। नाम के मुताबिक यहाँ हजारों स्नेक्स रहते हैं। ये स्नेक्स का टेरिटोरी है। इस वक्त केव के बीच में एक कलरफुल ट्री था। उसका ट्रंक कर्व्ड था, बहुत स्ट्रेंज लग रहा था। आसपास के स्नेक्स आस ट्री को गो रहे थे। क्षु एचएसी की आवाज आई, बसंत आ गई। सब कुछ फिर से अलाइव हो रहा है। ब्रीडिंग सीजन फिर से आ गया है। उसने अपनी अपर बॉडी को स्टेडी रखा, पर उसकी पूंछ कंटिन्यूअसली हिल रही थी। यूज बहुत पसीना आ रहा था। वो उस फीलिंग के बारे में नहीं सोचना चाहता था जो लिटिल व्हाइट स्नेक उसकी बॉडी के अराउंड रैप होने से हो रही थी। पर मैं क्षु एचएसी एक स्ट्रॉन्ग विल्ड स्नेक हूं। हर बार जब मैं वापस आता हूं, लिटिल व्हाइट स्नेक मुझे ढूंढने आ जाती है। वो उसकी इनोसेंस की तारीफ करता है। उसने अपनी पूंछ से लिटिल व्हाइट स्नेक के चेहरे को लाइटली टच किया। धीरे से बोला, इट्स अ पिटी। हम दोनों का लेवल अलग है। अब से हमें अलग रहना होगा। फीमेल स्नेक्स को अपनी तरफ डिजायर से देखते हुए देखा, फिर आसपास के सीन को देखा। उसने आह भरी। हाय, अगर मैं 1 साल पहले होता तो मैं भी मीटिंग करता, शर्म किए बिना हर जगह ब्रीड करता। पर जब से मेरी विजडम खुली है, मुझे इन लो लेवल डिजायर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस बार मेन 10,000 स्नेक्स वैली सिर्फ कल्टिवेशन के लिए आया हूं। उसने केव के बीच में ग्लोइंग ट्री की तरफ देखा। एक्साइटमेंट से बोला, यस, ये स्नेक फ्रूट है। ये हर 3 साल में एक बार फ्रूट देता है। इस स्प्रिंग में ये पक्का है। बस इसे खाने से मेरी कल्टिवेशन बढ़ जाएगी। ये स्नेक्स के लिए बहुत यूजफुल है। यूज पास्ट की बात याद आई। 3 साल पहले मैंने एक्सीडेंटली एक स्नेक फ्रूट खा लिया था और तभी मुझे विजडम मिली थी। अगर इस बार मैं तीनों फ्रूट्स खा लूं, क्या मेन स्पिरिट लिंक स्टेज 4 को ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा? ट्रीज पार लटके हुए पकने वाले स्नेक फ्रूट्स को देखकर क्षु एचएसी का दिल उम्मीद से भर गया। एक बार जब मैं मिडिल स्पिरिट लिंक स्टेज पार पहुंच जाऊंगा तो मैं कुछ स्पेल्स यूज कर पाऊंगा। अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पार पहले की तरह डिपेंड नहीं करूंगा। अचानक 2 फिगर्स केव के एंट्रेंस पार खड़े थे। झाओ वेनजो की आवाज आई, सॉन्ग दीदी, ये वो 10,000 स्नेक्स वैली है जिसे डिंग भाई और मैंने पहले डिस्कवर किया था। स्नेक फ्रूट ट्री वैली के अंदर है। क्षु एचएसी ने ये सुना तो अपनी स्पिरिचुअल सेंस से बाहर देखा और शॉक हो गया। ओह नो, कोई आ गया है। अचानक वो रुका। ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। दोनों धीरे धीरे 10,000 स्नेक्स वैली में घुस गए। ये झाओ वेनजो और एक बहुत खूबसूरत रेड रेस्ट लड़की सॉन्ग शिवायु थी। झाओ वेनजो बहुत रिग्रेटफुल था।
बस अफसोस है कि डिंग भाई ने मुझे बचाने के लिए उससे बात पूरी नहीं करने दी। सॉन्ग शिवायु ने उसे रोक दिया। पास्ट की बातें छोड़ दो। और हाँ, इस बार तुमने अच्छा काम किया है, इससे तुम्हारा क्रेडिट कॉम्पेंसेट हो जाएगा। शू एचएसी ने देखा कि ये जानी पहचानी लॉक दा, तो उसने मन में सोचा, फिर से स्नेक कैचर्स। जाओ वेनजो ने फ्लैटरिंग टोन में कहा, सॉन्ग दीदी, हम स्नेक वैली तक पहुंच गए हैं। ये सारे स्नेक फ्रूट्स तुम्हारे हैं। सॉन्ग शिवायु ने ये सुनकर मना कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं, मैं सब कुछ अकेली नहीं लूंगी, मुझे बस 2 स्नेक फ्रूट्स चाहिए, काफी है। झाओ वेनजो ने ये सुनकर धीरे से कहा, थैंक यू सॉन्ग दीदी। झाओ वेनजो को कुछ याद आया। और सॉन्ग दीदी, हर स्पिरिचुअल मेडिसिन को एक डीमन बीस्ट गार्ड करता है, हमें केयरफुल रहना होगा। सॉन्ग शिवायु ने अपना चेहरा स्कार्फ से कवर कर लिया। फिर उसने थोड़ा पाउडर लिया और उसके चेहरे पर लाइटली छोड़ा। धीरे से बोली, चलो बियर गॉल लगा लो। डोंट वरी, मैंने गुरुजी से एक बहुत पावरफुल मैजिकल आर्टिफैक्ट उधर लिया है। सॉन्ग शिवायु ने अपने थंब और इंडेक्स फिंगर को रब किया, एनालाइज करते हुए, ओनली 1 स्नेक डीमन है, वो ओल्ड स्नेक किंग। अगर वो आने की हिम्मत करेगा तो हम उसके लिवर से मेडिसिन बना लेंगे। शू एचएसी ने सर झुकाकर उनकी बातें सुनी और समझ गया। वो बहुत गुस्से में था। वो स्नेक फ्रूट्स के लिए आए हैं और मेरे लिए मैजिकल आर्टिफैक्ट्स भी लाए हैं। अब मैं क्या करूं? क्या मैं भाग जाऊं? उसने खुद से पूछा और जवाब दिया, नहीं, स्नेक फ्रूट्स पकने वाले हैं। अगर मैं भगा तो वो सब ले जाएंगे। शू एचएसी ने जायंट बियर के साथ अपनी फाइट याद की। उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला। अब मेन स्पिरिट लिंक स्टेज 3 पीक पार हूं और ये स्नेक कैचर्स मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, ये जरूरी नहीं है। यूज ईल डीमन का एक्सप्रेशन याद आया। शू एचएसी और कॉन्फिडेंट हो गया। वो ईल डीमन और जायंट बियर ने भी स्नेक कैचर्स को मारा था। अचानक एक हवा का झोंका एक अजीब स्मेल लेकर आया। ये ठीक नहीं है। EWW, ये कैसी गंदी स्मेल है? उसने जल्दी से पानी में जंप किया, जिसे पानी चारों तरफ छिटक गया। ये स्मेल बहुत स्ट्रांग है। पहले छुप जाता हूं, देखता हूं क्या होता है। क्या पता थोड़ी देर में वो दोनों आपस में लड़ने लगे। अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से शू एचएसी ने कंक्लूड किया, इंसान तो वैसे भी बहुत झगड़ा करते हैं। पानी में छुपने के बाद भी शू एचएसी को वो अनप्लेजेंट स्मेल अभी भी अपनी नाक के आसपास महसूस हो रही थी। उसने पानी में अपना मुंह खोला, जैसे मरने वाला हो। वो दोनों धीरे धीरे उसकी छिपने की जगह के पास आ गए। झाओ वेनजो की आवाज आई, सॉन्ग दीदी, अगर ओल्ड स्नेक किंग नहीं आया तो क्या होगा? सॉन्ग शिवायु ने अपने हाथ क्रॉस किए और कोल्डली स्माइल करते हुए जवाब दिया, अगर वो नहीं आता तो मैं डायरेक्टली स्नेक फ्रूट्स तोड़ लूंगी। पर मैं चाहती हूं कि वो आए। आखिर ओल्ड स्नेक किंग 10 सालों से ज्यादा से जिंदा है। उसकी लाइफ खत्म होने वाली है। उससे अपनी लाइफ बढ़ाने के लिए स्नेक फ्रूट चाहिए। बेचारा शू एचएसी। वो दोनों जितना पास आए, यूज उतना अनकंफर्टेबल फील हुआ। जब वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया तो उसने मुंह खोला और मरने की एक्टिंग करने लगा। आखिर एक मॉड पार पहुंच गया। शू हक सांस लेने के लिए बाहर आया, पर वो अजीब खुशबू अब भी महसूस हो रही थी। शू हक ने अपनी पूंछ से दोबारा नाक ढक ली। मन ही मन गुस्से से बदबदाया, तुम्हारी उम्र खत्म होने वाली है, तुम्हारी पूरे खानदान की उम्र खत्म होने वाली है। मेरी बॉडी तो बिल्कुल फिट है, एकदम सही डेवलप हो रही है। वो औरत पक्का कुछ उल्टी सीधी बातें कर रही है। दोनों को स्नेक फ्रूट के पेड़ के पास खड़े देखकर शू हक को उनकी पहले की बातें याद आई। उसने सोचा, पर गांव वाले भी तो मुझे हमेशा ओल्ड ब्लैक स्नेक कहते हैं। ऐसा क्यों? अब इन सब बातों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। वो स्नेक फ्रूट तोड़ने वाले हैं। अचानक टॉन्ग थीबू ने ट्रायू वैन चैक को रुकने का इशारा किया। उसने हाथ बांधकर कहा, अभी वहां मत जाओ, वो बाहर आने वाला है। ये सुनकर ट्रायू वैन चैक ने चरण तरफ देखा और पूछा, कहा? शू हक, जो यहाँ छुपा हुआ था, ये सुनकर पसीने से टारबटर हो गया। वो मन ही मन डर गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने मुझे ढूंढ लिया है। अचानक पास की जमीन से हल्की सी आवाज आई। धीरे धीरे जमीन में दरारें साफ दिखने लगी, पत्थर हर तरफ बिखरने लगे।
और आहिस्ता आहिस्ता आवाज और तेज होती गई। जमीन पर एक लंबी दरार बन गई थी। फिर एक तेज गर्जने की आवाज गूंजी। टॉम थीवू की आवाज ने चेताया, पीछे जल्दी से हट जाओ। जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा काला सांप बाहर निकला। टॉम थीवू शांति से हवा में पलट गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, HMPH, ओल्ड ब्लैक स्नेक, आखिर तुम आ ही गए। ये नजारा देखकर शूहक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसका मुंह खुला रह गया। एक अजीब सी हाँ की आवाज निकली जो देखने में बेहद मजेदार लग रही थी। टॉम थीवू हवा में तैर रही थी उस विशाल सांप के सामने। ये देखकर शूहक को अचानक सब समझ आ गया। ये है असली ओल्ड स्नेक किंग। तो क्या मैं नकली हूं? कहीं पहले ये ओल्ड स्नेक किंग हाय तो नहीं था जिसने इतना हंगामा मचाया था और जिसका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके बाद वो बूढ़ा हो गया और बाहर आना बंद कर दिया। और ठीक उसी वक्त मैं आ गया। टॉम थीवू ने हाथ उठाया और एक मंत्रा पढ़ा, मड बीस्ट। एक चिपचिपा भूरे रंग का पदार्थ तुरंत प्रकट हो गया। उसने अपना हाथ ओल्ड स्नेक किंग की तरफ किया। वो चीज तुरंत बड़ी हो गई और उसके खुले हुए मुंह के चरण तरफ लपेट गई। शूहक उन्हें लड़ते हुए देख रहा था। अरे, वो लड़ रहे हैं। ओल्ड स्नेक किंग ने अपना सर एक बेड गोल घुमाया और उस भूरे पदार्थ को चाबा डाला। टॉम थीवू तुरंत पीछे हट गई। शूहक हैरानी से बोला, इस बार तो स्नेक क्लैन बहुत पावरफुल है। ओल्ड स्नेक किंग तो ऑलरेडी नकली है। क्या वो जवाब दे पाएगा? टॉम थीवू ने एक छोटी घंटी निकाली और यूज ओल्ड स्नेक किंग की तरफ फेंकते हुए जोर से कहा, स्पिरिट शेकिंग बेल। ये देखकर शूहक ने मन में सोचा, वो औरत फिर से कोई मैजिक आर्टिफैक्ट निकल रही है। ओल्ड स्नेक किंग को जरा भी आराम करने का मौका ना देते हुए उसने एक और मैजिक आर्टिफैक्ट निकला और जोर से चिल्लाई, साउंड शेक्स 8 डायरेक्शंस। उस आर्टिफैक्ट की आवाज से ओल्ड स्नेक किंग बेचैन हो गया। उसने अपना मुंह खोले हुए जोर से गरजा। उसका विशाल शहर इधर उधर टकराने लगा। धूल और पाथर हर तरफ उड़ने लगे। शूहक भी दूर से इसे प्रभावित हो गया। वो बेचैनी से चिल्लाया, ये क्या है? इसकी आवाज से लगता है जैसे मेरा सर फट जाएगा। उसने लगातार खतरनाक हमले किए, जोर से चिल्लेट ह्यू, फ्लोइंग ब्लेड डार्ट्स। गुलाबी नोकीले टियर आगे बढ़े। वो नोकीले टियर लगातार ओल्ड स्नेक किंग के सर पर लगते रहे, पर यूज कोई नुकसान नहीं हुआ। ये देखकर ओल्ड स्नेक किंग गुस्से में सिसकारा, एक हिस की आवाज निकाली। जब उसने देखा कि उसके हमले ओल्ड स्नेक किंग के सामने बेकार है, तो टॉम थीवू ने कहा, इसके पैमाने बहुत मजबूत है। अगर मैं ये पैमाने उतार सकूं, तो पक्का एक मैजिक आर्मोर बना सकती हूँ। पास खड़े ट्रायो वैन चैक ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, दीदी, आप सच में कमाल हो। पर दीदी अकेली ओल्ड ब्लैक स्नेक को नहीं हरा सकती। मैं दीदी की मदद करने आता हूँ। टॉम थीवू मान गई। वो नीचे उतरी और इशारा किया, ट्रायो भाई, वाइंड ब्लेड टैलिस्मान, जाओ लड़ो। उसने तुरंत बात मान ली। समझ गया दीदी, हम दोनों मिलकर इसे खत्म करते हैं। दोनों ने मिलकर ओल्ड स्नेक किंग पर हमला किया। नीली स्पिरिचुअल एनर्जी की लहरें उसके शहर पार लगातार वार कर रही थी। ओल्ड स्नेक किंग को धीरे धीरे अपनी लड़ने की ताकत खोते हुए देखकर ट्रायू वैन चैक खुशी से हंसा, दीदी, ओल्ड ब्लैक स्नेक तो बस गया काम से। असर हो रहा है।